जी प्लीज। प्रोफेसर साहब, आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं बच्चों की, और बच्चे मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप्स भी यूज़ कर रहे हैं, और उनके बैठने का पोस्चर भी जो है वो ठीक नहीं होता, कोई लेट के कर रहा है, कोई किस तरह से। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह के जो है पोजिशन में रीढ़ की हड्डी पे क्या असरात हो सकते हैं? पेरेंट्स को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है ना वो सामने ना आ सके? पहली बात तो ये कि मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि बच्चा जब तक थोड़ा मैच्योर नहीं हो जाता, यानी कि एडोलेसेंट एज से निकल नहीं जाता, तकरीबन आप समझिए कि वो 16-17 साल का जब हो जाए तो ये गैजेट्स तभी उसके हवाले कीजिए। लेकिन पेरेंट्स का एक बहुत ज़्यादा वो है सवाल कि जी आजकल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी आपकी ऑनलाइन अवेलेबल है, इंक्लूडिंग स्कूल। जो अब कोरोना दौर में हमने जी। स्कूलों का भी इशू वही आ गया कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई। तो अगर कोई ऐसी मजबूरी है तो फिर आप उनको लैपटॉप लीजिए अच्छे बड़े स्क्रीन वाले, और दूसरा उनके लिए आप डेस्कटॉप यूज़ कीजिए। मोबाइल पे या टैबलेट के ऊपर ऐसी चीज़ें जो बच्चा लेके बिस्तर में घुस जाता है या सोफे पे औंधा लेट के वो ये इस्तेमाल करता है, तो इस पे सख्ती करनी ज़रूरी है कि ये चीज़ बिल्कुल भी ना हो। और बच्चे ने अगर यूज़ करना भी है तो वो लिमिटेड टाइम, जो कि मैं समझता हूँ कि एक दिन में 2-2.5 घंटे से ऊपर ना हो तो बहुत बेहतर है। और तो फिर ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और उसमें गर्दन की पोजीशन सीधी रहे, आई लेवल के ऊपर आपकी स्क्रीन हो, और तकरीबन 10 इंच आपकी आँखों से, 10 इंच से 1.5 फुट का फासला आँखों से आपकी दूर हो, और बच्चा कुर्सी पे बिल्कुल सीधा बैठ के उसको अगर यूज़ करता है तो फिर इससे बचा जा सकता है इस नुकसान से। लेकिन अगर वो टैबलेट्स यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो फिर ये मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बचत हो सकती। इवन 5 मिनट का इस्तेमाल भी बच्चे को डैमेज करेगा, और उसमें जो मसाइल पैदा होंगे हाँ जी। वो मैं आपको मतलब मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस हैं। एक तो ये हो सकती है मिनिमल कि बच्चा रात को रोता है कि मुझे टांगों में दर्द हो रहा है। दूसरा ये हो सकता है कि वो उसको गर्दन में या कमर में दर्द की कंप्लेंट करें। तीसरा उसकी चाल में कोई ख़राबी आ सकती है, आप नोट करते हैं कि बच्चा आपका उस तरह से नहीं चल पा रहा जैसे कि नॉर्मली चलना चाहिए। चौथा ये कि वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना शुरू कर दे, और कोशिश यही करे कि वो बैठा रहे और कहीं जाए ना, पैदल ना चले। वो जाहिर है बताना नहीं चाहता, लेकिन वो उन एक्टिविटीज़ को अवॉइड करता है जिससे उसको मसले पैदा होते हैं, वो मसलों से दो चार होता है। कुछ बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं कि उनको जो एक हम कहते हैं सर्वाइकल डिस्टोनिया, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि वो गर्दन ऐसे, मतलब सीधा, वो सीधी गर्दन रख नहीं सकते, वो ऐसे करके ऐसे 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 जर ऐसे पड़ेंगे या फेस के ऊपर जर पड़ेंगे। मैंने कुछ ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिनके फेस की अगर आप दोनों साइडें कंपेयर करें तो एक साइड दूसरे साइड से मैच नहीं कर रही होती, तो जिसको हम फेशियल एसिमेट्री हम कहेंगे। तो इस तरह से भी बच्चे प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर मैंने कुछ बच्चों में देखा है कि इन बच्चों में जो फेशियल पाल्सी, जिसको हम जिसमें मुंह टेढ़ा हो जाता है, जी। तो लकवा, तो उसकी भी कुछ बच्चों में शिकायत पैदा हो रही है ये इसी वजह से। फिर उसके बाद एक और चीज़ जो बड़ी कॉमन मैंने देखी है कि कुछ अरसे से मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चे बेड पे तो छलांग मारते हैं, खेलते कूदते हैं। मतलब हमने आज से 10 साल पहले मेरा ख्याल हमारे लिए ये बात अननोन थी कि कोई बच्चा बेड पे फोम के ऊपर छलांगे मार रहा है और वो उसमें गिरा है और उसका फ्रैक्चर हो गया। अभी मेरे पास ऐसे बच्चे भी आए हैं कि जो बेड पे ही छलांग मार रहे थे और वो बेड पे ही गिरे, नीचे नहीं गिरे बेड से, और उनका फ्रैक्चर हो गया। यहाँ तक कि मेरे पास अभी 15-16 साल के बच्चे आए हैं जिन्होंने एक छोटा सा कोई नाली है, कोई गड्ढा है, उन्होंने उस पर छलांग मार के उसको पार करने की कोशिश की और उनको टखने का फ्रैक्चर हो गया। ये वो है, हम इसको कहते हैं लो एनर्जी ट्रॉमास जो होते हैं, और वो ऐसी वजह से कि जिसको हम नहीं समझते कि उससे कोई, मतलब आप ये समझिए कि इंसानी हाइट जो बंदा गिरा है उसकी हाइट जितनी भी है, उस हाइट से ऊपर से गिरे वो अगर, तो हम कहते हैं कि ये कोई हाई एनर्जी ट्रामा है और इसमें कोई फ्रैक्चर होने का चांस मौजूद है। लेकिन अगर इससे कम हाइट से बच्चा गिरता है
ये छोटी सी छलांग मारता है, तो उससे फ्रैक्चर का होना एबनॉर्मल है। और ये चीज़ जो है इसमें ये स्पाइन की एसिमेट्री जो मैं बात कर रहा हूँ ये, क्योंकि होता क्या है आप ये देखिए कि हमारे जिस्म के अंदर एक ऐसा ऑटोमेटेड निज़ाम है कि अगर अभी फ़र्ज़ कीजिए ये मेरी कुर्सी आगे पीछे होती है तो मैं फौरी तौर पे अपने आप को एडजस्ट करूँगा कि ये पहली बात तो मैं गिरूँ नहीं, और अगर गिरूँ भी तो इस तरीके से कि मैं अपने आप को इंजरी से बचा लूँ। ये एक ऑटोमेटेड रिफ्लेक्स है बॉडी के अंदर हर शख्स में, ये रिफ्लेक्स मुतासिर हो जाता है इस कंडीशन के अंदर, और बूढ़े लोगों में भी मुतासिर होता है। बच्चों में अगर मुतासिर हो जाए तो वो भी उसी तरह के उनमें फ्रैक्चर्स होंगे जिस तरह बूढ़े लोगों में होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को सेव नहीं कर पाते। जो एक्यूट इमरजेंसी रिस्पांस बॉडी को देना चाहिए वो बॉडी वो रिस्पांस नहीं देती, और जिसकी वजह से वो बिल्कुल ऐसे गिरते हैं कि जैसे उनको कोई पता ही नहीं लगा कि वो कब और कैसे गिर गए। वरना एक दौर था कि मैं समझता था, मतलब हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि बच्चे गिरते हैं तो फरिश्ते उन्हें कैच कर लेते हैं, क्योंकि वो जहाँ से भी गिर जाए उनको आम तौर पे वो चोट से बच जाते थे, उनको फ्रैक्चर्स वगैरह नहीं होते थे, कोई सीरियस इंजरीज नहीं होती थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब वो कैच हो रहे हैं। क्या वजह है? यही वजह जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका वो जो इमरजेंसी रिस्पांस है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, वो पुअर है उनका, और वो ऐसे ही गिरते हैं कि उनको फ्रैक्चर्स और उनको इंजरीज हो जाती हैं। फिर कुछ बच्चे मेरे पास ऐसे आए हैं कि जिनके जोड़ों में स्वेलिंग शुरू हो जाती है। आमतौर पे वो मैं देखता हूँ कि वो मिस डायग्नोज होते हैं, उनको वो समझते हैं ये गैंठिया की तकलीफ शुरू हो गई, जबकि उनके गैंठिया के टेस्ट सारे नेगेटिव होते हैं, और लोग समझते हैं कि शायद गैंठिया का वो एक वर्ड हम यूज़ करते हैं अपनी मेडिकल टेक्नोलॉजी में कि सीरो नेगेटिव रोमेटाइड आर्थराइटिस। तो वो बच्चे भी मैं समझता हूँ कि स्पाइनल एसिमेट्री का शिकार होते हैं, और उनका अगर हम स्पाइन का ट्रीटमेंट कर लें तो ये जोड़ों की तकलीफ उनको ठीक हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब,